ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैन एवरीवन हियर मी? प्लीज रेज हैंड। मोस्टली ओके। Actually, 7 participants raised hand out of 22. Now the 6 participants. Okay, ठीक है। इसका मतलब है कि मोस्टली लोगों को मेरी आवाज जो है वो आ रही है। ठीक है जी, इसे ऑफ करें। लास्ट टाइम हमने एक्चुअली थोड़ा सा डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डेटा। थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देता हूं। प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा जो कि ऑलरेडी किसी जगह पर अवेलेबल नहीं है और आपको फ्रेशली वो डेटा कैलकुलेट करना है, फ्रेशली वो डेटा कलेक्ट करना है। उसमें आप कोई पीस ऑफ पेपर, कागज, और उसके ऊपर वो कुछ क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके, और स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके भी आप वो काम जो है वो कर सकते हैं। उन्हें मेल कर दिया जाता है और वो रिटर्न बैक करते हैं। इट इज अ वे। पर्सनल इंटरव्यू, वो लोग जो शायद इतना पढ़ नहीं लिख सकते, आप फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। एक एक शख्स के पास आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। ये तो आप अपने ऑफिस में बैठे हैं। अक्सर हम अपने ऑफिस में बैठे हैं तो हमें एक मेल आ जाती है, एक लेटर आ जाता है। जब हम उसे खोलते हैं तो वो कहता है जी कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का पीएचडी का स्टूडेंट हूं, मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूं, तो मैंने डेटा कलेक्ट करना है टीचर्स से। तो आप चूंकि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में टीचर हैं तो काइंडली मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब जरा देखें कि अगर वो शख्स पर्सनल इंटरव्यू मेथड यूज करता तो उसे उठ के मेरे पास फैसलाबाद आना था, वहां पर जाके फिर उन्होंने ये मुझसे क्वेश्चन करने थे कि ये क्या है। अच्छा, ड्यूरिंग द लेक्चर जब मैं आपको कहूंगा कि नाउ यू मे आस्क द क्वेश्चन, तो फिर आप रेज हैंड किया करेंगे, क्योंकि इस तरह से हर एक वर्ड के बाद अगर इंटरप्शन होगी तो शायद जो है वो प्रॉपरली जो है वो हम उसको आंसर ना कर सके ना। तो जब मैं आपको कहूंगा रेज हैंड फॉर द क्वेश्चन, देन यू मे रेज हैंड फॉर द क्वेश्चन। और लास्ट वन था, दैट इज द टेलीफोन सर्विस। टेलीफोन सर्विस में इंस्टेड ऑफ कि आप क्वेश्चनियर को मेल करते हैं या पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, यू जस्ट टेलीफोन कॉल करते हो और टेलीफोन कॉल के थ्रू भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स था कि प्राइमरी डेटा के सोर्सेस पॉसिबल ही क्या हैं। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, ऑलरेडी अवेलेबल होता है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, स्टेट बैंक की वेबसाइट है, जो भी फाइनेंशियल डेटा आपने वहां से लेना वो ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट है, पाकिस्तान की क्रॉप प्रोडक्शन पिछले 50 सालों की कितनी है डेटा वहां अवेलेबल है, आप वहां से डायरेक्टली ले सकते हैं। तो ये जो पब्लिश डेटा होता है, अवेलेबल डेटा होता है, आप किसी जगह से भी वो डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो मेन हमारी डेफिनेशन समझ लें, जिसका जिक्र मैं डेली बेसिस पे करूंगा, रोजाना जिसका जिक्र होगा, वो होगा वेरिएबल। बेसिक एक डेफिनेशन है वेरिएबल। देखें, जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का जिक्र, प्रोटॉन का जिक्र, न्यूक्लियस का जिक्र जो है वो टीचर, हर कोई टीचर डेली बेसिस पे करेगा। इसी तरह से अगर आप बायोलॉजी में चले जाएं तो वो स्पीशीज का जिक्र डेली बेसिस पे करेगा। तो जो स्टैटिस्टिक्स का है वेरिएबल, अब देखें, सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, सबसे मुश्किल काम वो किसी चीज की डेफिनेशन होता है। मैं याद करने को नहीं कह रहा, याद करने को तो आप 1 मिनट लगाएंगे और इसे रट्टा मारेंगे और याद कर देंगे। डिफाइन करना सबसे मुश्किल काम होता है। क्यों?
चंद वर्ड्स आपने यूज करने होते हैं और वो वर्ड्स ऐसे इतने कंक्रीट और कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए कि वो किसी जगह पर भी आप ये ना कह सकें कि देखें जी इस जगह पर भी डेफिनेशन जो है वो फेल हो गई है। तो ऐसा नहीं होता ना, तो इसीलिए सबसे मुश्किल काम होता है वो डेफिनेशन की बात की जाती है। अच्छा, अब ये मैं डेफिनेशन को बाद में पढ़ता हूं, पहले हमने बात की लास्ट टाइम डेटा की। फर्ज करें मैं आपको किसी एक स्टूडेंट की ड्यूटी लगा देता हूं कि जाओ भाई तुम एएफसी की क्लास में जाओ और जाके वहां से डेटा कलेक्ट करो स्टूडेंट से। 22-23 स्टूडेंट है उस क्लास में, जरा मुझे डेटा कलेक्ट करके लाके दो। तो आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि सर किस चीज का डेटा स्टूडेंट से लेना है। यस, मैं कहूंगा भाई स्टूडेंट की ना जरा हाइट का डेटा लेकर आओ। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इसे कह रहा हूं कि भी जब भी आप किसी से डेटा लेंगे तो किसी कैरेक्टरिस्टिक का लेंगे ना। आप देखें ना स्टूडेंट से क्या क्या डेटा लिया जा सकता है, उनकी हाइट का, उनके वेट का, उनकी एज का, उनके एफएससी के मार्क्स का डेटा लिया जा सकता है, उनके बहन भाई कितने हैं इसका डेटा लिया जा सकता है, उसके फादर की इनकम क्या है इसका डेटा लिया जा सकता है, उसका हेयर कलर किस किस्म का है इसका भी डेटा लिया जा सकता है, उसका किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है इसका डेटा भी लिया जा सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो कोई भी हो सकता है जिसका आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बन गई, एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज नोन एज अ वेरिएबल। अब यहां इंडिविजुअल से जो मुराद है वो पर्सन नहीं है। क्या आप समझते हैं लोग? यस, जो मैंने एग्जांपल दी है कि जी आपने स्टूडेंट से किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक का डेटा नोट करना है, तो वहां पर इंडिविजुअल से मुराद जो है वो स्टूडेंट ही है। लेकिन जरा मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ वेरिएबल्स की शेयर करता हूं कि वेरिएबल्स की क्या एग्जांपल्स हैं। अब देखें एक एग्जांपल क्या है, हाइट ऑफ अ ट्री इज अ वेरिएबल, एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ऑन अ ट्री, कि किसी एक ट्री पे कितने इंसेक्ट्स हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर का डेटा है वो स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट है एंटोमोलॉजी का, तो वो कपास वगैरह के ऊपर जब इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, तो फिर उनकी इंटरेस्ट होती है कि जी एक ट्री के ऊपर कितने इंसेक्ट्स आ गए, 1-2 आ गए कोई बात नहीं, 15-20 आ गए, तो वो फिर डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर स्प्रे किया जाए। हाँ, थर्ड वन, कलर ऑफ अ फ्लावर। तो ये जो मैंने ऐसे ही जरा 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो जो 3 एग्जांपल्स हैं तो वो आइडियली आ रही हैं। अब मैंने हर एग्जांपल में, अब देखें एक इधर हाइट को मैंने अंडरलाइन किया है, इधर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स को अंडरलाइन किया है, और इधर जो है वो मैंने कलर को जो है वो अंडरलाइन किया है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है अगर आप नोट करें तो इस डेफिनेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ट्री की मैंने हाइट नोट की है, ट्री के ऊपर कितने फ्लावर्स हैं वो नहीं नोट किए मैंने, तो हाइट कैरेक्टरिस्टिक है जो मैंने ट्री से नोट किया है। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें मैंने क्या नोट किया है, उसमें मैंने नंबर ऑफ इंसेक्ट्स नोट किए हैं, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मैंने ट्री की हाइट नहीं नोट की, बल्कि वो जो ट्री थे उसके ऊपर इंसेक्ट्स थे, तो वो नोट किए। हमारा वो जो डिपार्टमेंट है वो देखता है जी, लीफ लेता है, लीफ के ऊपर वो फिर काउंटिंग करता है जी इतने इंसेक्ट्स का हमला हो चुका है, व्हाटसोएवर ये भी है। और जो थर्ड एग्जांपल है वेरिएबल की, उसमें मैंने क्या चीज नोट की है, ना कोई हाइट नोट की है, ना कोई नंबर ऑफ इंसेक्ट्स नोट किए हैं, उसमें मैंने कलर नोट किया है कि वो कलर क्या है। तो जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, और जो मैंने रेड कलर किया हुआ है वो क्या है उस डेफिनेशन में, इस वेरिएबल की डेफिनेशन में क्या है, यस ये इंडिविजुअल है। तो अब पता चल गया कि इंडिविजुअल से मुराद पर्सन नहीं है, इंडिविजुअल से मुराद वो एंटिटी है जिससे आप कोई कैरेक्टरिस्टिक हाइट का या नंबर ऑफ इंसेक्ट्स का या कलर का जो है वो नोट करते हैं। जैसे पहली एग्जांपल है उसमें आपने हाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक नोट किया है वो किस इंडिविजुअल से किया, ट्री, एक ट्री से आपने उसकी हाइट नोट की। अच्छा, अगर उस फील्ड में 5 या 6 ट्री हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि दूसरा जो ट्री है उसी फील्ड में उसकी हाइट चेंज हो सके? पॉसिबिलिटी है। मे का वर्ड लिखा हुआ है, मे।
अब ये नहीं कह सकते आप कि जी फर्ज करें एक फील्ड है और उसमें 5 ट्रीज हैं टोटल, सबकी हाइट 10 फीट है, तो हाइट इज नॉट अ वेरिएबल। मैंने वर्ड लिखा हुआ है मे, सिर्फ आपने देख के बगैर बताना है कि क्या एक ट्री की हाइट दूसरे से चेंज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो वो वेरिएबल है, ठीक है ना। तो मैंने मेक अ वर्ड, और मैंने बोला था ना कि डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं होता। अगर वो उसमें कोई फ्लॉ आ जाए तो फिर कह दिया जाता है नहीं जी ये अब डेफिनेशन को चेंज किया जाता है, तो ये है। तो कोई भी ऐसा करैक्टरिस्टिक जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वेरी कर सके, चेंज हो सके, तो हम उसे कह देते हैं कि ये वेरिएबल है। और ये हमारा बेसिक होगा। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ऑन अ ट्री, एक ट्री पे 10 इंसेक्ट हो सकते हैं, दूसरे पे 11, तीसरी पे 12, चेंज हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इज अ वेरिएबल। कलर ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर, मुख्तलिफ फ्लावर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के। आप एक शॉप पे जाते हैं तो आपको रेड, ब्लू, ग्रीन फ्लावर्स मिलते हैं, तो कलर ऑफ अ फ्लावर इज अगेन अ वेरिएबल। तो इंडिविजुअल्स में कोई भी करैक्टरिस्टिक अगर आप नोट करते हैं तो उसे हम कह देते हैं कि ये वेरिएबल करैक्टरिस्टिक्स है। इसका अपोजिट है कांस्टेंट, जो वेरी नहीं करता। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? इसे आप पाई पढ़ते हैं 22/7, मेरा ख्याल ये वही रहता है, ये तो नहीं बदलता ना। ये तो नहीं आप कह सकते कि जी किसी जगह पर पाई 22/7 होगा और शायद किसी जगह पर पाई कुछ और होगा, तो ऐसा नहीं है। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ऑलवेज रिमेन्स 22/7। लेकिन ट्री की हाइट मे बी 10, मे बी 10.5, मे बी 10.3। तो अब आपको ये क्लियर है दोनों कि वेरिएबल क्या है? एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। Or individual, it may be a tree, it may be a flower, it may be a single branch, it may be an insect, it may be a person, it may be a college। मैं जी कॉलेज में मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड करना है, तो कॉलेज मेरे लिए इंडिविजुअल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज नोट करें कि जो वेरिएबल्स की मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इन 3 एग्जांपल्स में से जो पहली 2 एग्जांपल्स हैं, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है हाइट का और नंबर ऑफ इंसेक्ट्स का, ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। न्यूमेरिकली हाइट को आप किसी नंबर के साथ लिख सकते हैं कि जी ये ट्री है, इसकी हाइट 10 फीट है। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स किसी न्यूमेरिक के साथ आप लिख सकते हैं कि जी ये ट्री है और इसमें 15 इंसेक्ट्स हैं। कलर याद करना है, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि टोटल रेड कलर कितने हैं। फ्लावर, एक फ्लावर। जब मैं कहूंगा इस फ्लावर का कलर नोट करें, तो आप अपनी कॉपी पर कोई न्यूमेरिक्स तो नहीं लिखेंगे, आप अपनी कॉपी पर सिर्फ लिखेंगे कि ये रेड है या ये ब्लू है या ये ग्रीन है। जब मैं इनकी बात करता हूं कि जी इसका डेटा, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉर्ड करें, तो आप न्यूमेरिक के साथ, इस कैरेक्टरिस्टिक को रिकॉर्ड करें तो आप न्यूमेरिक के साथ। लेकिन अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक को नोट करते हैं तो नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक तो नहीं है ना, नॉन न्यूमेरिक है वो। जेंडर ऑफ अ स्टूडेंट नोट करनी है, जेंडर, आप क्या डेटा रिकॉर्ड करेंगे? मेल फीमेल का। मैं कहता हूं वेट नोट करें, न्यूमेरिक से करेंगे। उनके बहन भाइयों की तादाद हर स्टूडेंट की नोट करें, न्यूमेरिक से करेंगे। स्टूडेंट की जेंडर नोट करें, आप नॉन न्यूमेरिक करेंगे, ठीक है ना। उनका ताल्लुक या वो किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप 7 तो नहीं लिखेंगे, 2.9 तो नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ये जी फ्ला पीटीआई को, ये नून लीग को, ये पीपल्स पार्टी को, एफिलिएशन, ठीक है ना। रिलीजन, नेशनैलिटी, ये ऐसे डेटा सेट्स हैं जो कि नॉन न्यूमेरिक्स हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो न्यूमेरिक्स हैं। तो इस बेस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे
कि जी जो वेरिएबल्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स को हम न्यूमेरिक्स के साथ रिकॉर्ड किया करेंगे, और कुछ वेरिएबल ऐसा हुआ करेंगे जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन न्यूमेरिक्स के साथ जो है वो रिकॉर्ड किया करेंगे। इसी बेस पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी बेस पे अब हम वेरिएबल्स को मुख्तलिफ टाइप्स में कैटेगराइज कर देते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स में। वेरिएबल कैन बी ऑफ अ टू टाइप। फर्स्ट वन, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, क्वालिटी से, क्वालिटेटिव, कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटी, ऐसे वेरिएबल जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, उन्हें हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कॉल करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स में लिखा था, जो लास्ट एग्जांपल थी, कि ये जो वेरिएबल है ये क्वालिटेटिव इसलिए है कि ये क्वालिटी समझ ले, ये क्वांटिटी नहीं है, इसे मैं क्वांटिटी के साथ नहीं मेजर कर सकता, इसे मैं कैटेगरीज बना सकता हूं कि ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इनको क्वालिटी की बेस पे कर सकता हूं। इसीलिए क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को अल्टरनेटिवली कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कैटेगरीज, मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, नॉन न्यूमेरिक है लेकिन कैटेगरी बना दी मैंने, और अल्टरनेटिवली इनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी बोल देते हैं, और इसी को ही हम एट्रीब्यूट्स वगैरह का नाम भी दे देते हैं। तो वेरिएबल्स में बी क्वालिटेटिव, लेकिन ऐसे वेरिएबल्स जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को आप किसी न्यूमेरिक के साथ रिकॉर्ड करते हैं, 10, 10.2, 10.3, तो उनको हम क्वांटिटेटिव का नाम देते हैं। वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है क्योंकि हम उनको न्यूमेरिक्स के साथ मेजर कर सकते हैं, किसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी के साथ जो है वो मेजर किया जा सकता है। इसको हम न्यूमेरिक के साथ मेजर कर सकते हैं, इसको न्यूमेरिक के साथ मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की हैं, और ये जो लास्ट एग्जांपल थी वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की है। तो वेरिएबल्स कैन बी divided into two main categories. Variables can be divided into two main categories. One is the quantitative variables and other one is the qualitative variables. अब जो quantitative variables हैं उसकी आगे मजीद दो categories हैं. One is the discrete, another one is the continuous category. अब continuous category क्या है? फर्ज करें ट्री की हाइट है, एक ट्री है, उसकी हाइट जो है वो 6 फीट है। ये पहला ट्री था और पहले ट्री की हाइट मैंने जब नोट की है तो वो 6 फीट आ गई। क्या कोई ट्री की हाइट 7 फीट हो सकती है? पॉसिबिलिटी है जी, 7 फीट भी हो सकती है। 8 फीट, बिल्कुल 8 फीट भी हो सकती है, एंड सो ऑन। अच्छा, क्या पॉसिबिलिटी है कि किसी ट्री की हाइट इस 6 और 7 के दरमियान भी हो? मे बी 6.5 फीट, 6.3 फीट, 6.2 फीट, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है। कोई ऐसा नंबर आप कहें जी कि ये नहीं हो सकता, शायद कोई भी नहीं है। इट कैन अज्यूम every possible value, whether it is a whole number, whether it is a fraction value as well. आपको पता है 6 और 7 के दरमियान टोटल और कितनी वैल्यूज हैं? कोई भी नहीं, इन्फिनिट। 6.000001, 6.00002, फिर जरा मिलियन जीरो में से एक जीरो कम करके फिर 1 2, तो अनकाउंटेबल है। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल
that can assume every possible value. एवरी पॉसिबल से मुराद होल नंबर भी आ सकता है, डेसिमल्स में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कॉल करते हैं? ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि ये हमारे लिए कंटिन्यूस वेरिएबल है, दैट कैन अज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यू। हाइट, वेट, एवरी पॉसिबल वैल्यू जो है वो ले सकता है। टाइम, सेकेंड, नैनो सेकेंड, पीसीओ सेकेंड, एवरी पॉसिबल वैल्यू कैन अज्यूम। अब जरा डिस्क्रीट की बात करें। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। किसी ट्री पर पॉसिबली 6 इंसेक्ट हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि किसी ट्री के ऊपर 6.2 इंसेक्ट्स हो, 6.3 हो? नॉट पॉसिबल। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है दैट कैन अज्यूम only the whole numbers, only the discrete numbers, not fractional value. उधर पॉसिबल था हाइट, वेट, टाइम, टेम्परेचर, every value is possible, whether the whole numbers, whether the discrete. लेकिन discrete variables वो हैं that can assume only the whole number values. Number of trees in a field, decimal में नहीं आ सकते. Number of leaves on a plant, डेसिमल में नहीं आ सकते. नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अ स्टूडेंट, डेसिमल में नहीं आ सकते. हाइट ऑफ अ स्टूडेंट डेसिमल में आ सकती है. वेट ऑफ अ स्टूडेंट डेसिमल में आ सकता है. तो हमें वेरिएबल की टाइप क्यों पहचाननी है? समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऊपर एक टीचर एग्जामिनर एक स्टेटमेंट मेंशन कर देता है और फिर नीचे क्वेश्चन लिख देता है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल या डिस्क्रीट वेरिएबल या क्वालिटेटिव वेरिएबल. तो डेफिनेशन तो शायद मैंने आपको याद करने के लिए कही भी नहीं है, बस देख लिया करें कि उसमें जो करैक्टरिस्टिक्स है, अगर वो मेजरेबल है, न्यूमेरिकली मेजरेबल है तो वो क्वांटिटेटिव है, अगर वो न्यूमेरिकली मेजरेबल नहीं है तो क्वालिटेटिव है. और फिर क्वांटिटेटिव की आगे दो मजीद कैटेगरीज के वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की बात करता है. तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि जी हाँ जी ये वाला जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, बिकॉज इट कैन अज्यूम एवरी पॉसिबल. जब मैं वर्ड बोलता हूँ एवरी पॉसिबल, उससे मुराद इट मे बी होल नंबर, इट मे बी डेसिमल्स वैल्यू. लेकिन अगर आप बात करते हैं, ये ऑफ क्यों हो गया? ये शायद इधर से आपने हल हिला था या क्या था? ओके, स्लाइड शो चलाएं जी. तो मैंने अब थोड़े से क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के एग्जांपल नोट किए हैं. स्टूडेंट का आई कलर नोट करें, बिहेवियर, हाँ ये भी नोट होता है ना कि ये इसका जी बड़ा क्रूड बिहेवियर है, ये रफ है, बड़ा पोलाइट है, लाइक दिस वन. क्वालिटी है, डिजाइन है, फला फला का डिजाइन नोट करें. परफॉर्मेंस है, वेरी गुड है, पुअर है, वेरी पुअर है. तो आप किसी नंबर के साथ तो नहीं आप इन चीजों को नोट कर रहे हैं, तो ये क्वालिटेटिव है. डिस्क्रीट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, होल नंबर ही हो सकते हैं. चेयर्स, नंबर ऑफ डेथ्स, रिकॉर्ड आ जाता है जी, जैसे जो कोरोना वायरस से डेथ्स हो रही हैं, 50 हो गई जी, 51 हो गई, तो 50 के बाद जंप 51. मैं जंप इसलिए कह रहा हूं कि डेसिमल में तो 50.1 भी तो हो सकता है ना, 2 भी तो हो सकता है. नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ हॉस्पिटल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ये सारी वो एग्जांपल हैं दैट कैन अज्यूम ओनली होल नंबर्स. कंटिन्यूस में हाइट आ गया, वेट आ गए. हाँ मार्क्स भी कंटिन्यूस होते हैं ना, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन 0.5 का तो डेसिमल में चले जाएंगे. टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया. तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें होल नंबर आंसर्स भी आ सकते हैं और इट मे बी इन डेसिमल एज वेल. अच्छा, अब वेरिएबल को पहचानना क्यों जरूरी है? आप कहें जी ठीक है जी, बस ठीक है, वेरिएबल बता दिया, ये क्यों कही जा रहे हैं, ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस है. मैंने स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले अप्लाई करने हैं, मैंने आपको बहुत सारी कैलकुलेशन शेयर करनी है. अगर वो वेरिएबल क्वालिटेटिव होगा, अगर वो वेरिएबल क्वालिटेटिव होगा तो उसकी कैलकुलेशन फार्मूले डिफरेंट होंगे. अगर वो डिस्क्रीट होगा उसके डिफरेंट होंगे.
अगर वो कंटिन्यूस होगा तो उसके डिफरेंट होंगे, तो फिर पहचान करना तो जरूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल है, मेरे पास 3 स्टूडेंट का डेटा है, 3 रिस्पोंडेंट थे, एक की हाइट 6.1, 5.9, 5.6। अब बताएं ये क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है? ये क्वांटिटेटिव है। डिस्क्रीट है कंटिन्यूस है? ये कंटिन्यूस है। ओके, मैंने एक और कैरेक्टरिस्टिक भी नोट किया हुआ है। फर्स्ट वन इज अ स्मोकर, सेकंड वन इज अ नॉन स्मोकर एंड थर्ड वन इज आल्सो अ नॉन स्मोकर। मैंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स नोट किए हुए हैं। ये आप समझ लें कि उनकी हाइट का डेटा सेट है और ये उनकी स्मोकिंग हैबिट है। एक कंटिन्यूस है, क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। अच्छा, अब आपने कोई स्टैटिस्टिक्स की फिलहाल कोई फार्मूला कोई कैलकुलेशन तो नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आपको मैं एक कैलकुलेशन कहूं कि आप इस डेटे का मीन फाइंड करें, तो आप कहेंगे हाँ जी वो तो हम एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, वी कैन फाइंड द मीन। बिल्कुल सही है, डिवाइडेड बाय 3 ऐसे करते हैं ना, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। ओके, जरा इसका मीन फाइंड करें। Is it possible to say smoker plus non-smoker plus non-smoker and divided by 3? क्या आंसर आ गया कि वो जी सिगरेट पी रहा था पकड़ा गया, आधी पी थी अभी? नो, नॉनसेंस। यस, यही समझाने की कोशिश हो रही है कि मैंने स्टैट्स के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वेरिएबल क्वालिटेटिव, मैं इसका भी मीन फाइंड करूंगा, मैं इसकी भी एवरेज फाइंड करूंगा। यस, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग, आई विल कैलकुलेट द एवरेज। लेकिन जब उसकी एवरेज की बात आएगी तो आप देखोगे कि मैं जब उसको बाद में इंटरप्रेट करूंगा तो आप कहेंगे जी हम तो इसे ये समझते रहे, ये तो वाकई एवरेज है। तो मैं क्वांटिटेटिव डेटे की एवरेज किसी और तरह से, क्वालिटेटिव डेटे की एवरेज किसी और तरह से। तो दैट्स वाई हम इस चीज को नोट किया करेंगे कि हमारे पास अब डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव है या वो क्वालिटेटिव है। तो क्लियर आपको कि जी वेरिएबल is any characteristic that may vary from one individual to another individuals. It may be quantitative, it may be qualitative, and within quantitative it may be a discrete one, it may be a continuous one. अब थोड़ा सा ऐसे भी कह सकते हैं जिन्हें मैं काउंट कर सकूं, गिन सकूं, वो डिस्क्रीट, और जिसे मेजर किया जाता है, मेजर, वो कंटिन्यूस। तो डेफिनेशंस को आपको एज सच बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा, जब आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो वहां पर कोई पिज्जा वगैरह पसंद करते हैं, तो वहां पर लिखा होता है जी ये एक चीज लवर, वेजिटेबल लवर्स, यानी कि ये वो पिज्जा है जिसमें चीज ज्यादा है, या ये वो पिज्जा है जिसमें जो है वो वेजिटेबल का कंपोजिशन जो है वो ज्यादा है। अब आप ये समझ लें कि ये जो चीज है हमारे पास, अब ये मैथमेटिक्स लवर्स के लिए है, ये मैथमेटिक्स लवर्स हैं। ये मैथमेटिक्स लवर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन आ रही हैं। सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस, जब भी आपने कोई बुक स्टार्ट करनी, अब आप समझ लें कि इसके बाद अब मेरा ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स का काम स्टार्ट हो जाएगा। मैथमेटिकल वर्क जो है वो अब हम उस साइड पर आ जाएंगे, और थ्योरी जितनी भी होगी वो साथ साथ थोड़ा बहुत चलता रहेगा। तो मैंने आपसे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो तो शेयर कर ली है, लेकिन अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल वर्क जो है वो आपसे अब आप शेयर करना है। आल्दो मैंने आपको कहा कि आप अपने कैलकुलेटर्स जो हैं वो फिलहाल अरेंज करके रखें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कोई बहुत ज्यादा नोटेशंस जो है वो हम लोग इसमें शेयर नहीं करेंगे। तो मैं जस्ट 5 मिनट की फिलहाल ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि इसमें ये जो चीज है ना ये वाली, इट्स नॉट ट्रू। ये मैं चेक करना चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन जो हैं ये क्या लिखी हुई हैं, बिकॉज देयर इज अ समेशंस। ठीक है ना? तो मैं इन बिटवीन इसको चेक कर लेता हूं कि व्हाट हैपेंड ओवर देयर, बट प्रॉब्लम इज दैट।
तो जस्ट 5 मिनट की जो है, अब वो आप समझ लें आपने ऑन रहना है, मैं 5 मिनट के लिए ये ब्रेक कर रहा हूं।
जी मोहम्मद 725 कमर, आपका कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद कमर, आपको आवाज आ रही मेरी? जवेरिया, आपने कोई क्वेश्चन करना है? आपका हैंड रेज है जवेरिया। जवेरिया, शायद आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है, आई कांट हियर यू। और फातिमा, आपका तो माइक भी नहीं है, आपका माइक डिवाइस इंस्टॉल नहीं है। फातिमा, आपने हैंड रेज किया है लेकिन आपका माइक डिवाइस जो है वो इंस्टॉल नहीं है। और जवेरिया, जो आपका माइक है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, बिकॉज आई कांट हियर यू। सेवन 25 मोहम्मद कमर, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं बिकॉज आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, कितने लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेज करें। हाउ मेनी ऑफ यू कैन हियर मी? ओके, चलो ठीक है। कुछ लोगों ना अपनी जो डिवाइस है ना, माइक वगैरह, उसको थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज करें, उनको अरेंज करें, क्योंकि उनके माइक में शायद कुछ इशू है। वो टेस्टिंग कर लिया करें अपनी वॉइस को खुद ही, जरा थोड़ा सा करके ना उसको कर लिया करें। ठीक है जी, म्यूट करें इनको। चलें जी, अब कुछ नोटेशंस मैंने आपसे शेयर करनी है। ये वो वाली नोटेशंस हैं जो कि थ्रू आउट स्टैटिस्टिक्स में हम यूज करेंगे। वो बात मैं कर रहा था, मुझे याद आ गया, वो पिज्जा लवर और वेजिटेबल लवर्स। तो अब आप समझ लें कैलकुलेशन लवर्स का काम स्टार्ट हो गया, जो कैलकुलेशन बड़े इंटरेस्ट के साथ जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये उनके लिए अब ये अगला काम उनके लिए। और समझ लें कि वो मेन जो हमारा थीम है वो कैलकुलेशन था। वो जो थ्योरी थी, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स क्या होती है, बिल्कुल एग्जाम में उसके रेलेवेंट आपको क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मेन थीम हमारा है। तो मैं अब कुछ आपसे नोटेशन शेयर करना चाहूंगा। पहली जो नोटेशन ये है कि अभी हमने रिसेंटली वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ी। वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल। अब फर्ज करें कोई डेटा आप लेते हैं, और वो डेटा जो है उसमें आपने वेट ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा लेना है। वेट ऑफ स्टूडेंट्स का जो डेटा सेट है वो आपने रिकॉर्ड करना है। वेट ऑफ आ स्टूडेंट। अब आप किसी कैलकुलेशन में ये लिखना चाहते हैं कि यहां पर स्टूडेंट का वेट पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है ना हमने। 6.1 पहले स्टूडेंट का वेट था, उसे पुट करना है। अब हर जगह ये तो नहीं लिखेंगे वेट ऑफ अ स्टूडेंट। तो क्या किया जाता है, इस वेरिएबल का कोई ना कोई हम नेम रख देंगे, मे बी एक्स। और जहां पर एक्स लिखा गया, पता चल गया जी यहां पर जो जो डेटा था ना वो उसको लिखना है। तो ट्रेडिशन ये होगी कि जब भी मैं कोई वेरिएबल्स का डेटा कलेक्ट कर लूंगा, तो उन वेरिएबल्स को ट्रेडिशनली एक्स वाई जी से इस्तेमाल, मैंने वर्ड बोल दिया ट्रेडिशनली। मैं फर्ज करो किसी का नाम अहमद है, तो मैं पूछूं अगर उससे कि भाई तुम्हें अहमद क्यों कहते हो, अहमद क्यों कहते हैं, तो आप कहेंगे नहीं जी बस मेरा नाम है। तो मैं आपको पूछूंगा जी क्यों आपका नाम अहमद रखा हुआ है, तो आप कहेंगे जी बस मेरे वालिदैन ने रख दिया, उसके बाद सबने मुझे अहमद कहना स्टार्ट कर दिया। पर ठीक है, किसी ने इसको कुर्सी कह दिया तो सबने कुर्सी कहना स्टार्ट कर दिया, इसको पंखा कह दिया तो सबने कहा ये पंखा ही होता है। तो फिर स्टेटिस्टिक्स में भी यही कहा गया है कि जी जो वेरिएबल जब भी आएंगे
तो वो वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी जाएगी, बल्कि हम उनके शॉर्ट नेम रखा करेंगे। और शॉर्ट नेम उन्होंने जो इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट्स हैं, लास्ट वन, एक्स वाई जी वगैरह, तो ट्रेडिशनली सबने इस पर एग्री कर लिया कि ठीक है जी, जब भी हम वेरिएबल के लिए लिखा करेंगे तो इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट्स, और अगर कभी कांस्टेंट की बात होगी, कभी ऐसी चीज मेंशन करनी होगी कि ये कांस्टेंट है, तो इंग्लिश के इनिशियल अल्फाबेट्स एबीसी, देखिए यहां पर कुछ आ भी रहा है, तो वेरिएबल जहां तक होगा तो इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट्स के तौर पर हम लेंगे, और कुछ जो है अगर कांस्टेंट किसी जगह मेंशन करना होगा तो वो इंग्लिश के जो है फर्स्ट अल्फाबेट्स होंगे। अगर मेरे पास कोई डेटा सेट हो, मे बी 3 स्टूडेंट का, और वो लिखना हो, तो मैं वहां पर ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। मैं वहां पर ये नहीं लिखूंगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट इज इक्वल टू 3, मैं ये नहीं लिखा करूंगा। मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया करूंगा। सबको पता चलना चाहिए कि ये जो n की नोटेशन है, ये इंडिकेट कर रही है कि जो डेटा है, आपको पता ना डेटा क्या चीज है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जी कितने स्टूडेंट का डेटा है? 10 स्टूडेंट का, n इज इक्वल टू 10। कितने स्टूडेंट का डेटा है? 5 स्टूडेंट्स का, तो n इज इक्वल टू 5। तो जहां पर भी स्टेटिस्टिक्स में स्मॉल n लेटर आएगा, उससे मुराद होगी हाउ मैनी वैल्यूज इन दिस डेटा। 10 वैल्यूज हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं। तो दो नोटेशन मैंने आपसे शेयर कर ली कि डेटे को अब मैं XYZ वगैरह लिखा करूंगा। जब भी लफ्ज बोलूंगा ना डेटा, जब भी कहूंगा वैल्यूज, तो मैं उसको XYZ वगैरह कहा करूंगा। तीसरी जो नोटेशन है, थर्ड वन, कि अगर मुझे किसी जगह पर वो जो डेटा में वैल्यूज हैं, उन सारी वैल्यूज को सम करके किसी फार्मूले में प्लेस करना है। अब देखें, फर्ज करें एवरेज की बात कर दें, तो क्या हमें एवरेज में सारी वैल्यूज को सम करना पड़ता है ना? बिल्कुल। तो मैं अगर एवरेज का फार्मूला लिखूं, तो मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा सेट। ये तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो फिर हमने क्या किया है कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है, इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन हमने फाइंड की, सिंपली समेशन। इसे समेशन पढ़ते हैं या इसे हम सम पढ़ते हैं। तो दिस नोटेशन स्टैंड्स फॉर सम। जहां पर भी x क्या चीज है? डेटा। x क्या चीज है? वैल्यूज। उसके ऊपर क्या नोटेशन लगी हुई है? क्या नोटेशन पढ़ते हैं हम इसको? समेशन, सम। तो आपने जहां पर भी ये वर्ड आपको नजर आएगा, आप फौरन कहेंगे ओके फाइन, हमें अब इस जगह पर इन वैल्यूज को सम करना है, जमा करना है। ओके फाइन। थर्ड नोटेशन, सम ऑफ स्क्वेयर्ड। स्क्वेयर करना है, पहले वैल्यूज को स्क्वेयर करना है और फिर सम करना है। वैल्यूज को पहले स्क्वेयर करना है, फिर हमें सम करना है। अभी ये मैंने सिर्फ आपसे ये 3 नोटेशन जो हैं वो मैंने शेयर की हैं। अब ऐसा मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूले होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के जो फार्मूले होते हैं, वो रेसिपी होती है आप लोगों के लिए। वो रेसिपी है। वो रेसिपी कोई बनाने वाला तो होगा ना, फार्मूले बनाने वाला। वो रेसिपी बनाने वाले हम लोग हैं, मैथ स्टैट के लोग। तो आपको इस चीज की वरी नहीं करनी कि ये फार्मूला ऐसे क्यों बनाया गया है, वो हमारी फिक्र है। कभी हुआ ऐसे कि खाना बनाने के लिए मार्केट से आपकी मदर ने रेसिपी मंगाई हो और फिर शाम तक यही पढ़ती रहे कि इसमें मिर्च जो चिली है वो इतनी क्यों डाली गई है, ओनियन इसमें क्यों शामिल किया गया है, फलां चीज इतनी क्यों डाली गई है? वो ये काम नहीं करते। वो तो रेसिपी लेती हैं, हाँ, तरकीबें इस्तेमाल पढ़ती हैं कि जी अच्छा इस्तेमाल कैसे करना है, ऐसे ऐसे जी गर्म पानी करना है, फिर इसमें ये डाल देना है, आधे घंटे के बाद ये डाल देना, खाना तैयार।
तरकीब इस्तेमाल, ठीक है ना। वो जो रेसिपी है उसमें इंग्रेडिएंट होंगे, देखिए इन चीजों से मिलके वो रेसिपी बनी है ना, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अब आप जरा इधर आ जाएं, स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले रेसिपी होंगे। आपको ये नहीं सोचना कि ये फार्मूला ऐसे क्यों बना है, वो हमने बना दिया बस आप इसे यूज करें। वो पंखा चलाना हो ना तो आपको कह दिया जाए पंखा चलाओ, तो वो जो बटन होता है ना आप उसको नीचे कर देते, पंखा चला देते हैं। ये नहीं सोचना स्टार्ट कर देना कि बिजली तो आ रही थी, पंखा चल नहीं रहा था, बटन प्रेस किया तो हुआ क्या है। वो फिजिक्स वालों का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काम है, वो सर्किट बनाया होगा उन्होंने, सर्किट इकट्ठा हो गया और बिजली पास हो गई, पंखा चल पड़ा। हाँ इंजीनियर जरूर सोचे कि कैसे पंखा स्टार्ट होता है, आप तो ना सोचें। तो आपने स्टैटिस्टिक्स के जितने फार्मूले पढ़ने हैं वो आपने एज एन रेसिपी पढ़ने, समझ आ गई ना, रेसिपी। अच्छा, उस रेसिपी के कुछ इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, वो रेसिपी इन इंग्रेडिएंट से मिलके बनती है। मैंने आपको इंग्रेडिएंट सिखाने हैं। ये सारी जो कैलकुलेशन है ये स्टैट्स के फार्मूलों के इंग्रेडिएंट्स हैं। कितने हैं? 6 के 7। बस ये अगर आप 6-7 इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करना सीख लेना तो स्टैट के सारे फार्मूले आपको आ जाएंगे। हाँ, वो यूज कब करना है, इंटरप्रेट कब करना है, वो बात की बातें हैं, लेकिन कम से कम ये इंग्रेडिएंट्स हैं, छोटे छोटे इंग्रेडिएंट हैं। वो घर में नहीं, पहले अब तो आप बनी बनाई चीजें ले आते हैं, वो मसाला है, वो पहले जी दालचीनी दादी माँ भैया आपकी वालदा बना रही हैं, फिर फलां चीज बना रही हैं, फिर फलां चीज बना रही हैं, उसके बाद सबको मिक्स करती हैं तो ये जी मसाला तैयार है। अब आप जाते हैं शान का मसाला मार्केट से ले आए, काम करने की जरूरत नहीं। क्लियर? स्टैट्स के फार्मूले रेसिपी इंग्रेडिएंट से बनती है, और ये सारे के सारे जो 6-7 हैं ये स्टैट के फार्मूलों के इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने आपको इन इंग्रेडिएंट्स की कैलकुलेशन सिखानी है। फिलहाल ये 3-4 जो फार्मूले हैं या 3-4 जो मैंने आपसे नोटेशन डिस्कस की हैं, सिर्फ इसको जो है वो मैं डिस्कस करता हूं। अच्छा, इससे पहले कि ये मैं इंग्रेडिएंट आपसे शेयर करूं, मैं एक स्टैट्स का एक फार्मूला लिखने लगा हूं। इस फार्मूले की बारी आएगी आज से कोई 15 लेक्चर के बाद, जब हम 15 लेक्चर पढ़ चुके होंगे तो स्टैटिस्टिक्स के इस फार्मूले की बारी आएगी जो कि मैं इस वक्त बोर्ड पे लिख रहा हूं। बट इमेजिन करें कि आज से 15 लेक्चर के बाद जो फार्मूला आपको आना है, अगर उसकी कैलकुलेशन में आपको कहूं और आपने स्टैट्स का कोर्स पढ़ा भी नहीं है, आप देखेंगे सिर्फ 1 मिनट के बाद मैं कहूंगा हाँ जी जरा करें कैलकुलेट, तो आप फौरन मुझे उसकी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। क्लियर? तो मैं जरा स्टैट्स का एक फार्मूला लिखने लगा हूं। डोंट वरी अबाउट दैट कि इस फार्मूले का, इस रेसिपी का नाम क्या है, इसके आपने वरी नहीं करना। तो ये मैंने एक स्टैटिस्टिक्स का एक फार्मूला लिख दिया। फिलहाल तो ये पीर साहब का तवीज ही लगता है, अननोन सी चीजें हैं, पता नहीं, ये बड़ा ही मुश्किल है। मैं इस अगर फार्मूले को तोड़ दूं, इसके इंग्रेडिएंट अलहदा अलहदा कर दूं, एक इसमें एन इस्तेमाल हो रहा है, एक इसमें समेशन एक्स स्क्वायर इस्तेमाल हो रही है, एंड द थर्ड वन इज समेशन एक्स और होल स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है। जरा नोट करें, क्या यही 3 इंग्रेडिएंट इस रेसिपी में नहीं आ रहे? तो मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपको ये इंग्रेडिएंट सिखा देता हूं, बाद में मिक्स कर लेंगे, क्या बनेगा? रेसिपी। वो खाने वाली नहीं भाई, स्टैट्स के फार्मूले बन जाएंगे। तो मैं कम से कम क्लेम ये करूंगा कि 2 लेक्चर के बाद वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जिंदगी में स्टैट्स नहीं पढ़ी, लेकिन अगर उनके सामने मैं स्टैट का फार्मूला लिख दूं तो आप कहें जी कि इस फार्मूले का नाम तो पता नहीं क्या है।
इस फार्मूले की इंटरप्रिटेशन पता नहीं क्या है, फार्मूला कैलकुलेट कैसे करना है वो कहते जी करके बता देते हैं हम। तो मेरा टारगेट अब यही है कि ये आपको अब देखेंगे, अभी जस्ट अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट के बाद मैं कहूंगा अब ये फार्मूला कैलकुलेट करे तो आप फौरन कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूले को। तो वो जो कैलकुलेशंस थी, वो जो हम यूज करने जा रहे थे, ये वाली जो इंफॉर्मेशंस थी, अब मैं जरा इसको अप्लाई करता हूं। कुछ इंग्रेडिएंट्स देखें, ये वही चीजें हैं आपको मैंने कहा है कि जी समेशन एक्स कैसे कैलकुलेट करनी है, समेशन एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है, और समेशन एक्स होल स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है। एक छोटा सा डेटा सेट ले लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक डेटा सेट है, और आपको पता ना कि अब हम डेटे को क्या किया करेंगे, हम डेटे को कोई एक्स से लिखेंगे। छोड़ दें ये क्या चीज है, आप समझ लें क्लास टेस्ट हुआ है 10 नंबर का, पहले स्टूडेंट के उसमें 2 मार्क्स आए हैं, सेकंड स्टूडेंट के उसमें 4 मार्क्स हैं, थर्ड ने 5 मार्क्स लिए हैं, फोर्थ स्टूडेंट ने 6 मार्क्स लिए हैं, और फिफ्थ स्टूडेंट के आउट ऑफ 10 8 मार्क्स आए हैं। तो बजाय इसके कि मैं यहां पर ये पूरी स्टेटमेंट लिखता मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ यहां एक्स लिख दिया, दैट्स ऑल। तो हमें फिलहाल इससे कंसर्न नहीं है कि ये एक्स क्या चीज है, बस इससे हमें कंसर्न है ये डेटा है। अच्छा, क्या ये जो 2 है, सिर्फ 2 है, इसे क्या कहेंगे, सिर्फ 2 को क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन या डेटम? यस, ये डेटम है, चूंकि डेटा प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड डेटम। डेटम 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 डेटम, तो ये क्या है, डेटा। डेटा इज अ प्लूरल वर्ड। तो लिटरेचर में, और मैं भी, आप नोट करेंगे, मैं दोनों अल्टरनेटिव, डेटे को लोग सिंगुलर के तौर पर भी यूज करते हैं, प्लूरल के तौर पर भी यूज करते हैं, दैट्स फाइन, बट टेक्निकली सिंगल ऑब्जर्वेशन इज अ डेटम एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अ डेटा, वो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ओके, अब ये कैलकुलेशन करनी है। अब अगर इस कैलकुलेशन को आप डिस्क्रिप्टिवली पढ़ें तो वी कैन से सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरिएबल एक्स, है ना। डिस्क्रिप्शन में हमने जो लास्ट स्लाइड में थी वो पूरी मैंने एक स्टेटमेंट लिखी गई थी। अब जैसे शॉर्ट हैंड नहीं होता, एक पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, पूरी स्टेटमेंट्स होती हैं, और जस्ट आप उसका एक शॉर्ट हैंड लिखते हो। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि जितनी भी एक्स की वैल्यूज हैं उन तमाम एक्स वैल्यूज को सम करना है। एक बात तो स्टैटिस्टिक्स में ये है कि जब भी आपने डेटा रिकॉर्ड करना है, आपने डेटा वर्टिकली लिखना है, जिसे कॉलम कहते हैं, कॉलम वर्टिकली। ये रोज होती हैं, वो न्यूज़पेपर कॉलम्स होते हैं, ये रोज होती हैं। अगर आप इस तरह से लेते ना न्यूज़पेपर कॉलम में 8 ऐसे करके, तो आपने हमेशा डेटा जो है वो कॉलम साइड पे लिखना है। अब उसने क्या कहा है, सम, बड़ी बेसिक सी चीज। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उस तरह से स्टार्ट करूंगा जिस तरह से बच्चों को कहते हैं जी सम करना है तो लाइनें लगाएं 2, फिर कितना लिखा गया है 3, 3 लाइनें लगा दें, और फिर 2 और 3 लाइनें इकट्ठी कर दें, कह दें कितना बन गया जी 5। बिल्कुल ऐसे ही सिखा रहा हूं। जिस चीज को सम करना है, फिलहाल ये वाला जो सम है, समझ लें ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ। इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो चीज नजर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स आ रही है। क्लियर? अब आपको कह रहे हैं जी, आप देखें जरा आपके डेटे में एक्स है, आप कहें हाँ जी है, ये लिखा हुआ एक्स। अब आपने क्या करना है कि ये जो चीज मैंने हाइड की थी, अब मैंने वो खत्म कर दी। क्या करना है अब इसको, अब इस एक्स को सम करना है। आप कहें जी इसमें तो 5 वैल्यूज हैं, यस, मैं इन्हीं को सम करने के लिए कह रहा हूं। क्या आंसर आ गया, 25। तो जो 5 क्लास में स्टूडेंट थे, जिसके किसी के 2 मार्क्स थे, वेरिएबल थे ना, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 8, और जब आपने उन सबको सम किया है तो उसका जो आंसर आपके पास आ गया वो 25 आ गया।
sum of all the values of variable x. अब जरा दूसरी साइड पर आते हैं. अब फिर ये बात शुरू में कंफ्यूजन है, बच्चों की तरह समझा रहा हूं. सम के ऊपर हाथ रख लें, नजर ही नहीं आ रहा. ये मत कहिएगा कि नहीं सर मुझे तो थोड़ा सा नजर आ रहा है. बस नहीं आ रहा आपको नजर. एक्स स्क्वायर करना आता ना, स्क्वायर. ओके, अब जरा अपना डेटा देखें. डेटे में तो आपको कहीं एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा. आप कहेंगे वो तो नहीं है. पहले ये काम तो करें, आपको एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा. आपको एक नया कॉलम जनरेट करना पड़ेगा. उस कॉलम का नाम होगा एक्स स्क्वायर. आप कहें जी कि पहले जमा कर ले. भाई आपको तो सम नजर ही नहीं आ रहा. आपको जो चीज इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रही है वो तो सिर्फ एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है. आप कहें जी एक्स में तो 5 वैल्यूज हैं, किसका स्क्वायर करना है? भाई सभी का करना है, इंडिविजुअली करना है. यस, आप कहें जी हाँ जी बन गया है. अब आपने क्या करना है कि जब आप कह रहे हैं जी कि समेशन हमने हाइड कर दी थी, एक्स स्क्वायर हमें बना हुआ नजर आ गया है, अब जरा इस समेशन के ऊपर से ये हटा दें. अब क्या करना है इस एक्स स्क्वायर को? एक्स स्क्वायर बन गया ना कॉलम. अब इस समेशन को पढ़ना आता है ना. क्या करना है हमने? सम करना है. ओके, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉलम बन चुका है, डाउन द कॉलम जाके और आप इसको अब सम कर देंगे. तो डाउन द कॉलम जाएंगे, एक्स स्क्वायर कॉलम जो है वो आपके पास बन चुका है, और अब आप इस एक्स स्क्वायर कॉलम को जो है वो सम कर देंगे. ये ले, एक्स स्क्वायर कॉलम बना 4, 16, 25, 36, 64, और लास्ट पे जाके जब आपने नोट किया है तो हमने इसका जो है वो सम अप कर दिया है, और इस सम का जो आंसर आ रहा है दैट इज 145, 145. समेशन एक्स का आंसर आया 25, समेशन एक्स का आंसर आया आपके पास 25, और समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर आया 145. अब जो तीसरी कैलकुलेशन है, सम एक्स एंड होल स्क्वायर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड. अब देखिए मैथमेटिक्स में आपको अगर वो पिडमॉस रूल याद हो तो पहले कहते हैं जी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है. जब छोटी क्लास में होते हैं ना तो कहते हैं जी बड़ी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट. ऐसे ही है ना, सबसे ऊपर वाले को बड़ी ब्रैकेट, फिर जरा दरमियानी ब्रैकेट और फिर छोटी ब्रैकेट. बेसिकली पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट. ठीक है ना, ब्रैकेट, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस. तो मैथमेटिक्स में पिडमॉस रूल, पहले क्या करना, पी करना है, पैरेंथेसिस सॉल्व करने हैं. दिस इज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस सॉल्व करने हैं. स्क्वायर नहीं अभी करना, पैरेंथेसिस सॉल्व करने हैं. पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा हुआ है? समेशन एक्स. क्या इसका इंफॉर्मेशन है? हाँ जी, वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 25. हाँ, अब इसका स्क्वायर कर लें. अब इसका स्क्वायर किया तो 25 का स्क्वायर किया तो आ गया आंसर 625. सेकंड और थर्ड में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. सेकंड में वैल्यूज को स्क्वायर पहले करना है, सम बाद में करना है. थर्ड में क्या है? पैरेंथेसिस में सम पहले लिखा हुआ है, स्क्वायर बाद में करना है. तो स्क्वायर करके सम करना, सम करके स्क्वायर करना, दोनों डिफरेंट है. तो मैंने आज आपको 3 इंग्रेडिएंट सिखाए हैं. सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स, सम ऑफ स्क्वायर्ड. आप कहेंगे स्क्वायर क्यों करना है? वो भी कहीं यूज करना है, मैंने स्क्वायर करके सम करना था. हाँ जी, 3 इंग्रेडिएंट आ गए. समेशन एक्स का आंसर आ गया 25,
समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 145 और समेशन एक्स होल स्क्वायर का आंसर आ गया 625। ओके, अब जरा वो जो मैंने एक आपसे एक फॉर्मूला लिखा था, चले हम दोबारा लिख लेते हैं। और कहा था कि ये तो बड़ा जी कॉम्प्लिकेटेड सा हमें नजर आ रहा है। जी, मैं अभी आपसे क्वेश्चन के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन फिलहाल आप ये चीज देखेंगे। तो इसका हमने नोट किया, ये हमारे पास 5 वैल्यूज थी। समेशन एक्स स्क्वायर हमने नोट किया, वो 145 था। और समेशन एक्स को पहले करके स्क्वायर कर लिया तो वो 625 था। जरा नोट करें, यही 3 इंग्रेडिएंट इस फार्मूले में नहीं आ रहे, यही 3 इंग्रेडिएंट आ रहे हैं। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। 1/5 समेशन एक्स स्क्वायर था 145 माइनस 625 डिवाइडेड बाय 5 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्या रह गया? कैलकुलेटर उठाएं और इसका आंसर फाइंड कर दें। कैलकुलेशंस की, वैल्यूज पुट की, और ये 15वें लेक्चर का जो फार्मूला है ना, 15th लेक्चर की मैं बात कर रहा हूं, उस 15th लेक्चर का जो फार्मूला है वो मैंने आज आपको कैलकुलेशन बता दी। तो क्या सिखाया आपको मैंने? इंग्रेडिएंट कैलकुलेट करने सिखाए। इंग्रेडिएंट, ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वाले अभी फिलहाल ये 3 इंग्रेडिएंट सिखाए हैं मैंने, ये 3 इंग्रेडिएंट। और याद करें, इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट से मैंने जरा एक फार्मूला बना दिया। एक जरा और फार्मूला नोट करें। ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने बनाए हुए हैं, पहले कहां चला जाता है? तो जो अभी हमने 3 इंग्रेडिएंट आपको सिखाए, मैंने एक फार्मूला, अब जरा एक और 2 इंग्रेडिएंट इकट्ठे करने लगा हूं। ये एक इंग्रेडिएंट जरा थोड़ा सा मैंने डिफरेंट वे से लिख दिया। याद करें, ये स्टैट का फार्मूला लिख दिया मैंने। कोई बता सकता है ये किस चीज का फार्मूला लिखा हुआ है? यस, ये मैंने स्टैट की मीन का फार्मूला लिखा हुआ है। 2 इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। इस इंग्रेडिएंट की वैल्यूज पुट कर दी। मेहर 25 था। नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा 5, तो 5 इज द मीन। तो मैंने आपको आज दूसरा फार्मूला भी सिखा दिया। तो मैंने एक्चुअली फार्मूले नहीं सिखाने आपको, मैंने इंग्रेडिएंट सिखाने हैं। इंग्रेडिएंट, फार्मूले आप खुद कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए आपने, ये तो चूंकि एलिमेंट्री से हैं, हाँ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वो जो फार्मूला मैंने लास्ट टाइम लिखा था, उसको वेरिएंस बोलते हैं, उसकी जब बारी आएगी तो बहरहाल हम देखेंगे। तो कुछ इसी किस्म के ही इंग्रेडिएंट्स की बात जो है वह की जा रही है, ठीक है। अच्छा, और यहां तक हमने इंग्रेडिएंट्स की बात कर ली। मैं सिर्फ एक छोटी सी डिस्कशन करूंगा और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन आंसर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने होंगे तो आप मुझसे कर सकेंगे। वर्ड है डेविएशन। मेरा ख्याल जमा को नहीं कहते, माइनस को कहते हैं। डेविएट करना, फर्क। यस, ये वही लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 10, 10 का कितना फर्क है, आप कहें जी आपकी स्टेटमेंट ही सही नहीं है। क्यों भी? यहां सम बोल रहा था, तो अब यहां डेविएशन बोल रहा हूं। आप कहें जी किससे? हाँ, ये चीज मिसिंग है, रेफरेंस पॉइंट मिसिंग है। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे कहता कि व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 10 फ्रॉम 7, तो आपने फौरन कहना था हाँ जी अब ठीक हो गया 3।
फौरन आंसर दिया आपने। व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 10 फ्रॉम 6? व्हाट इज द डेविएशन ऑफ 10 फ्रॉम लेट ए कोई भी नंबर हो सकता है ना, 10 है, 5 है, 6 है। तो आप कहेंगे अब हमें पता चल गया डेविएशन लिखते कैसे हैं। ये लिख दिया जी, ए की वैल्यू 2 है तो 8 आ जाएगा, 3 है तो फलान आ जाएगा। तो ये फिर नोटेशन को कैसे पढ़ेंगे? एक्स को क्या कहते हैं? वैल्यूज। तो क्या बन गई? डेविएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। अब साथ रेफरेंस पॉइंट तो बोलना ही है ना, कहां से? फ्रॉम ए क्या चीज है वो देखेंगे। कभी मैं कहूंगा जी 6 कर दें, तो चूंकि जो फार्मूला लिखा जाता है ना उसमें जनरल चीजें बताई जाती हैं आपको। तो डेविएशन लिखनी हो, डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम सी, ये ले, डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम सी, डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 10। तो नेक्स्ट टाइम ये 3 या 4 इंग्रेडिएंट मैंने जो हैं वो आपसे मजीद डिस्कस करने हैं। ये 4 इंग्रेडिएंट जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है अभी जो हमने आज डिस्कशन की है, तो प्लीज रेज हैंड एंड मे आस्क क्वेश्चन। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन? जी 718 का माइक मैंने ऑन कर दिया है। भट्टी सर मैं यहाँ से ये पूछना चाहता हूँ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं है वो मीन और अब जो आपने देखें फॉर्मूला बताया है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चे क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो पहली दफा आपके मुंह से सुन रहा हूं। सर इसमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे? देखें जो चीज मैंने आपको, आपने पहले स्टैट्स पढ़ी है ना? हाँ जी पढ़ी हुई है, बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ी। आप जब इस तरह के वर्ड बोलेंगे ना तो बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन बोलूं? जब 15 दिन के बाद वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आएंगे तो फिर सारे बच्चे समझेंगे ना। तो इसलिए मैंने किसी फार्मूले का नाम नहीं बोलना, नेवर। मैंने सिर्फ फार्मूले लिखने हैं, मैंने नाम नहीं रखा। आपको पता है कि जब कोई नया न्यू बॉर्न बेबी आता है उसका नाम नहीं रखा होता, तो कैसे बुलाते हैं उसको? उसे कहते हैं काका या काकी, कहते हैं ना उसको। तो आप समझ लें जो फार्मूले हैं ना, अभी मैंने नाम ही रखे तो हमारे लिए ये न्यू बॉर्न बेबी की तरह हैं। तो सारे मैं आपको काके ही लिखा रहा हूं, सबको काका कहें। डोंट से इट इज वेरिएंस, डोंट से इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। जब नाम रखेंगे बाकियों को भी पता चलेगा, तो दैट्स ओके। बिल्कुल आपने वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंफ्यूज किया हुआ है, एंड आई विल एक्सप्लेन। बहरहाल मैं फार्मूले जो लिखूंगा, मेरा मकसद ये कतन नहीं है कि इस फार्मूले का नाम क्या है, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि ये फार्मूले इंग्रेडिएंट को मिक्स करके बनाने कैसे। मेरा आज का टारगेट सिर्फ यही है। क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? ओके, फयाज। सर ये डेविएशन की थोड़ी समझ नहीं आई सर। डेविएशन में आपने जो एक्स यूज की है जी, इस एक्स में और उस एक्स में क्या फर्क है जो वेरिएबल को डोनेट करने के लिए यूज होता है? बच्चे जहां पर भी एक्स लिखा जाएगा, एक्स से मुराद होगा डेटा, ठीक? और आपने मुझे कहा ये डेविएशन की समझ नहीं आई। ओके, क्या मैंने आज आपको पहली तीन कैलकुलेशन के अलावा डेविएशन वाली कैलकुलेशन बोर्ड पे की है? नहीं ना की। सिर्फ मैंने आपको डेविएशन का वर्ड समझाया, डिफरेंस क्या है, वो कैलकुलेट कैसे करना है, वो कल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बताना सिर्फ ये था कि डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। किसका? एक्स का। एक्स क्या चीज है? डेटा। आप कहेंगे डेटे में तो 5 वैल्यूज हैं। ठीक है जी, कल की बात है, आने दे 5 वैल्यूज को, आने दे, एक एक करके लेबल लेंगे सब सही, ठीक है ना? तो सिर्फ आपने पहली जो 3 कैलकुलेशंस हैं, 3 इंग्रेडिएंट आज मैंने आपको सिखाए हैं, घर बैठ के उसको मिक्स कर लें और जरा फार्मूले सिर्फ 3 से बनाने हैं। अभी वो आंवला रीठा जो आता है ना, वो शैम्पू बनाने वाला, वो
वो आगे सारे बनाएंगे हम फार्मूले, फिक्र ना करें, बस इंग्रेडिएंट सीखना मेरा काम है। फार्मूले आपने खुद लिखने हैं, आप प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन्होंने स्टैट्स नहीं पढ़ी हुई वो कहेंगे ये तो मसला ही नहीं था, हम तो ऐसे ही इस स्टैटिस्टिक्स से डरते रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह डेविएशन क्या है, कैलकुलेट कैसे करना है, और आगे अगर आप नोट करें मैंने फिर सम भी करना है, फिर मैंने उस डेविएशन को एब्सोल्यूट भी करना है, फिर उसको मैंने स्क्वेयर्ड भी करना है। तो आज सिर्फ और सिर्फ आप ये समझें कि मैं आपको ना इंग्रेडिएंट सिखा रहा हूं। वो आता नहीं है कि वो सब्ज मिर्च कूटनी है, फिर फलां फलां फलां। अगर मैं डायरेक्टली आपको फार्मूले लिख दूं ना, तो आपने कहना है कि ये तो वाकई किसी पीर ने तवीज डाल दिया है, वो कोई समझ नहीं आनी। तो मैंने एक्चुअली कोई फार्मूला आपको फिलहाल नहीं लिखना, मैंने उसके इंग्रेडिएंट समझाने हैं। तो सिर्फ मुझसे आप ये बताएं कि क्या आपको पहले 3 इंग्रेडिएंट n क्या है, समेशन x क्या है, समेशन x स्क्वायर क्या है, और समेशन x होल स्क्वायर क्या है, ये समझ आ गई आपको? यस। चलें बस ठीक है, दैट्स ऑल, यहीं तक हमारा काम था। तो आई थिंक सो कि अब बाकी क्लास का टाइम हो गया, तो अल्लाह हाफिज।